हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों, हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 2 के थ्योरी के आज लास्ट लेक्चर पे। और आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 19। और बच्चों हमारा टॉपिक है आज इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। तो आज का बच्चों जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। लेक्चर नंबर 18 जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, लेक्चर नंबर 18 में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जो है वो स्टडी किया था। दैट मीन्स के हमने उसको स्टडी किया था लीनियर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको हमने डिस्कस किया था कि एफ समेशन ऑफ एफ मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। उसमें फर्स्ट कंडीशन हमने डेवलप की थी, और वो जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उसमें ये था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। द सम ऑफ राइटवर्ड फोर्सेज एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेज must be zero, the sum of upward forces and downward forces must be zero। तो ओवरऑल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। तो ये जो हमने वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप की थी कि जिसमें तमाम फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। और फिर हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है उसके इक्विलिब्रियम में होने की क्या कंडीशन है। उसी तरह बच्चों आज हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। तो टॉर्क जो है जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, ये टॉर्क की टर्म जहाँ पे आ जाती है, तो बच्चों वी नो समथिंग कि रोटेशनल मोशन जो है वो हो रही है कहीं पे। तो जिस तरह बच्चों लीनियर मोशन में इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में भी इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस है। रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट्स जो है उनका भी इक्विलिब्रियम होता है, और उनकी जो इक्विलिब्रियम है वो भी किसी रूल को, किसी कंडीशन को फॉलो करता है। तो आज बच्चों हम देखते हैं कि जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है वो क्या है, और उसके बाद उसकी जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद बच्चों दो प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जो है हम ये कहते हैं, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा लिखते हैं कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उस केस में क्या कंडीशन या किस तरह से इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें बच्चों हम लिखते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट is at rest or rotating with uniform angular velocity, it is said to be in equilibrium, राइट। मतलब रोटेशनल हवाले से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशन के हवाले से देखें तो उसमें हम ये कहते हैं कि अगर तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, पहली सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, और दूसरा जो ये है कि अगर रेस्ट में नहीं है तो इट इज़ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो इट इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो रोटेशन में देखते हुए किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ये दो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि आइदर ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इफ़ इट इज़ रोटेटिंग, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट इज़ रोटेटिंग, दैट वेलोसिटी इज सेम, दैट वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। द रोटेशनल वेलोसिटी आप कह लें या एंगुलर वेलोसिटी, सही नाम इसको लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट मस्ट नॉट चेंज, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो है दैट बिकम्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, मींस द वेलोसिटी शुड बी सेम। तो पहली चीज़ जो हम एंगुलर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में हम देखते हैं कि जब कोई बॉडी रोटेट करता है तो हम ये दो चीज़ें जो है उसमें ज़हन में रखेंगे कि आइदर द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, ठीक है, वो तो फिर मतलब रेस्ट वाली कंडीशन है, वो तो ना लीनियर है ना रोटेशनल है, और फिर अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जो इस तरह होता है सम सिचुएशंस में कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो मतलब लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये पाइवोट पॉइंट है या इसका एक्सिस है समथिंग, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम दो फोर्सेस जो है वो अप्लाई करते हैं, मतलब लेट्स से जो इसके ऊपर एक फोर्स F1 अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पर और एक फोर्स F2 अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पर, और इसको अगर हम फर्स्ट कंडीशन के या फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस था उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको हम देखते हैं तो उसमें ये है कि टू फोर्सेस F1 एंड F2 लेट्स से दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे F1 फोर्स और F2 फोर्स जो है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो 5 न्यूटन समथिंग।
तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर आप देखें कि वो दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट है, F1 इज़ एक्टिंग ऑन राइट एंड F2 इज़ एक्टिंग ऑन लेफ्ट, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट स्टिल द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एट रेस्ट और मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन जो है, मतलब फर्स्ट वाली जो कंडीशन है या फर्स्ट सिचुएशन जो हमने देखी थी, टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर रोटेटिंग दिस ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन में आ जाएगा। तो ऑल्दो मतलब हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है कि टू ऑब्जेक्ट्स जो है दैट आर टू फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन ऑपोजिट वे आर एक्चुअली रोटेटिंग दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल है, लेकिन सेकंड कंडीशन अब यहाँ पे बनानी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो अब लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से, यानी दो फोर्सेस के इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से वो लीनियर मोशन नहीं कर रहा, बल्कि वो रोटेशनल मोशन जो है उसने स्टार्ट की है। तो अब रोटेशनल मोशन जब स्टार्ट करता है तो फ़ौरन हम उस पर रोटेशनल मोशन वाला जो रूल होगा या जो कंडीशन हम बनाते हैं रोटेशनल मोशन की, वो फिर उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो है लीनियर मोशन में भी हो सकती है, F1 कैन बी इक्वल्स टू F2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन से भी मूव कर सकता है। तो अगर लीनियर मोशन से मूव करेगा तो वहाँ पे जो लीनियर की कंडीशन थी कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो, वो वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करेंगे उसको। लेकिन उसी सिनेरियो में कि टू फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, बॉडी रोटेट होना शुरू हो गया। अब जैसे ही वो रोटेट होना शुरू होगा तो उस पर हम लोग रोटेशनल जो कंडीशंस हैं या सर्कमस्टांसिस हैं वो अप्लाई करेंगे। तो अब हम उसमें फिर ये देखेंगे कि इट इज़ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे बच्चों हम डेवलप करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा कि फिर क्या होगा ऐसा कि अगर ये बॉडी जो है वो रोटेट करना शुरू कर गया है इन फोर्सेस की वजह से, तो फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होनी चाहिए, ऑलराइट। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो ये है, हम ये डेवलप करते हैं कि ऑलराइट कि F1 F2 फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट की और इन फोर्सेस की वजह से ये बॉडी जो है ये लीनियर मोशन नहीं कर रहा बल्कि ये रोटेट करना शुरू कर गया है। तो इस सिचुएशन में कि जब ये बॉडी रोटेट कर रहा है तो इट शुड हैव यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेलरेशन, राइट। सो द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो, या यूँ हम कह सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स। अब इसकी अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूँ आपको तो हम ये कहेंगे वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। ये बच्चों उसकी कंडीशन हम बनाएंगे। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो, मतलब ये कंडीशन बन गई अब यहाँ पे कि ऑलराइट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में आ गया है किसी भी वजह से, तो अब रोटेशनल मोशन में रोटेट करते हुए उस ऑब्जेक्ट की जो इक्विलिब्रियम है वो इस तरह से डिफाइन होगी कि या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो रोटेट करेगा विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। और रेस्ट में या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की कंडीशन में फिर ये ज़रूरी है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है उनका जो सम होना चाहिए, जो टोटल टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं उनका सम ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क अगर ज़ीरो होगा तो उस ऑब्जेक्ट में जो रोटेटिंग बॉडी है उसके अंदर किसी किस्म का जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि बच्चों जो टॉर्क होता है ये एनालॉग होता है, रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का। जैसे लीनियर मोशन में फोर्स बिहेव करती है ऐसे ही रोटेशनल मोशन में टॉर्क बिहेव करता है। लीनियर मोशन में जो नेट फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट पे उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है तो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में, लीनियर मोशन में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। इसी तरह बच्चों रोटेशनल मोशन में टॉर्क वही काम करेगा जो लीनियर में फोर्स का है, या टॉर्क की वही अंडरस्टैंडिंग है जो लीनियर मोशन में फोर्स की है। तो टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन में अगर उसका सम जो है, या नेट टॉर्क हमें कहना चाहिए कि अगर जो है रोटेशनल मोशन में नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो है तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करेगा विद, या तो रेस्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट्स, पहली बात, और दूसरी ये है कि अगर वो रोटेट कर रहा है तो फिर उसकी रोटेशन में किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो इफ़ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट गोज़ टू ज़ीरो,
तो दैट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी रोटेशनल एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। और फिर वो जो इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश होगा और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों वही अंडरस्टैंडिंग हम बनाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रोटेट कर रहा है किसी फोर्स की वजह से, एक फोर्स उसको रोटेट करवा रही है या उसके ऊपर टॉर्क बन रहा है, और दूसरा उसकी ऑपोजिट फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट कर रही है या ऑपोजिट टॉर्क उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो दोनों सिचुएशंस में अगर वो टॉर्क्स जो है एक दूसरे को बैलेंस करके जो नेट टॉर्क बनता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट फिर कॉन्टीन्यूसली रोटेट करता रहेगा। जिस तरह मैंने आपको गाड़ी वाली एग्जांपल दी थी कि सड़क के ऊपर चलती हुई गाड़ी जो है उसमें इंजन की फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं या ड्रैग फोर्स है, जिस मूवमेंट पे वो फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंजन एंड द रिएक्शन फोर्सेस, वो दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन पे जाके नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है और कार जब मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, अब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। इस तरह अगर कोई बॉडी रोटेट करेगा, अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है, ये अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक टॉर्क है और इसमें दूसरी डायरेक्शन में एक टॉर्क है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दो टॉर्क्स हैं इसके ऊपर और दोनों टॉर्क्स जो है दो फोर्सेस की वजह से बने हैं। कोई एक फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट की, कोई एक दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट की, तो दो फोर्सेस की वजह से इस पे टॉर्क बना और वो दोनों टॉर्क्स जो हैं, टॉर्क 1 और टॉर्क 2 जो है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस हो गए, दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम हो गए, तो उस केस में ये बॉडी रोटेट करता रहेगा, राइट, और उस रोटेशन में इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो फिर सेम रहेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो। तो ये इसकी कंडीशन बन गई, ये जैसे वर्ड्स हमने लिखे हैं कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सो द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई बॉडी रोटेट करता है तो उसके इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी होगा कि उसके ऊपर एक्ट होने वाला जो टॉर्क है दैट मस्ट बी ज़ीरो। अब यहाँ पे बच्चों बाय कन्वेंशन जो है वो हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, सो हम लिख लेते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दैट इज़ पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा दैट विल बी, क्लॉकवाइज टॉर्क जो है दैट मस्ट बी नेगेटिव। तो दोनों को ऐड करेंगे तो द रिज़ल्ट विल बी ज़ीरो। अब इस सिचुएशन में कि एक जो है वो क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का सम जो है वो ज़ीरो है। इस सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, F1 और F2, तो इन दोनों की वजह से जो टॉर्क बनेगा, उस टॉर्क की वजह से अगर ये बॉडी जो है वो रोटेट करता है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। और अगर वो एक्सेलरेट करता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाती है इस F1 और F2 की वजह से, तो डेफिनेटली फिर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये जो F1 और F2 हैं ये इसको रोटेट करवाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और वी कैन एज्यूम कि कुछ रिएक्शन फोर्सेस होंगी जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेंगी इस ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर उन फोर्सेस की वजह से, मतलब इसमें हम यहाँ कह सकते हैं सम रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है, F1 और F2 इसमें एंटी क्लॉकवाइज लेके इसको क्लॉकवाइज लेके जाएंगे। अगर कोई रिएक्शन फोर्सेस बनती हैं जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है इस पर एक्ट करेंगे और उनका टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, जिस टाइम दोनों टॉर्क्स जो है इनकी F1 और F2 की वजह से बनने वाला टॉर्क और रिएक्शन फोर्सेस का टॉर्क इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो फिर ये बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट करता रहेगा और फिर ये बॉडी जो है इसको हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और अब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि दोनों कंडीशंस जो है वो हमने पढ़ी लेक्चर नंबर 19 में। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो लीनियर के लिए थी, लीनियर मोशन के लिए, और सेकंड कंडीशन जो है ये एंगुलर या रोटेशनल मोशन के लिए। तो कंप्लीट जो इक्विलिब्रियम है उसके लिए बच्चों दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम का जो वर्ड है इसमें बच्चों दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो, एंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट ऑल्सो बी ज़ीरो। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं जब फुलफिल होती हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस वक्त हम कहते हैं द बॉडी इज़ इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बच्चों इसकी इक्विलिब्रियम की कुछ डिस्कशन हमारे पास। और उसमें भी फर्स्ट कंडीशन में भी हम रेस्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। तो रेस्ट वाली कंडीशन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम कहेंगे बच्चों उसको, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बेशक वो लीनियर मोशन में है,
बेशक वो रोटेशनल मोशन में है, दोनों मोशंस में अगर वो रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और दोनों सिचुएशंस में अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और फिर इक्विलिब्रियम में है तो वो बच्चों होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये दो टर्म्स जो हैं ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी है जो हमारे पास टर्म दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। ये इसको दोबारा देखते हैं पहले। तो स्टैटिक दोनों कंडीशंस में यूज हो सकता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग आइदर रोटेटिंग और मूविंग इन लीनियर मोशन तो उस केस में इक्विलिब्रियम में है तो उसको फिर बच्चों हम कहेंगे दैट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक होगी बच्चों बात। तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और उसकी कंडीशन। अब जो हम ये देखते हैं इसमें दो एग्जांपल्स जो हैं एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, तो वो जो दोनों एग्जांपल्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 2.8 एंड 2.9। तो यहाँ पे हम उनको एज ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें देखते हैं एग्जांपल 2.8 इसकी स्टेटमेंट और इसको डिस्कस करते हैं, और एग्जांपल 2.8 जो है इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा रेस कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। तो एग्जांपल्स जो हैं 2.8 एंड 2.9 इसमें बेसिकली तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स जो है जो इससे रिलेटेड है, और इससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि टॉर्क जो है उसकी कंडीशंस जो है उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे और फिर किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम्स इस तरह से बनती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, दिस इज प्रॉब्लम एग्जांपल प्रॉब्लम 2.8। अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ 200 न्यूटन इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली एज शोन। ये देखें बच्चों, ये हमारे पास एक बीम है, ये यूनिफॉर्म बीम है। इसका जो मैस है, मैस पर यूनिट लेंथ वो सेम है, यूनिफॉर्म है, किसी जगह पे मैस कम या ज़्यादा नहीं है, यूनिफॉर्म बीम है। इसका ये भी बच्चों एक पॉइंट है कि यूनिफॉर्म होगा तो उस पर उसका क्या फ़ायदा होगा हमें। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैस है तो इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो बिल्कुल इसकी लेंथ के दरमियान होगा, राइट। उसका फ़ायदा होगा। ऑफ 200 न्यूटन मीन्स कि इस पूरे रॉड का जो वेट है वो 200 न्यूटन है और वो सेंट्रल पॉइंट पे ही एक्ट करेगा। इस सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली एज शोन, इस बीम को जो सपोर्ट किया है, एक तरफ यहाँ पे एक एज के ऊपर रखा हुआ है और दूसरी तरफ इसको एक किसी सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है, किसी रोप के साथ या किसी स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे इसको बांधा हुआ है। और इस रोप या स्ट्रिंग के साथ बांधा है तो इसमें जो टेंशन या जो सपोर्ट है वो 400 न्यूटन है। यानी ये जो स्ट्रिंग है या ये जो रोप है जो यहाँ पे जो बांधा है इसमें 400 न्यूटन स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है। अगर 400 से ज़्यादा होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो 400 न्यूटन ये है। और अब इस पर जो वॉक करेगा, हाउ फार कैन द मैन ऑफ वेट 400 न्यूटन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द बीम। यहाँ से बच्चों एक आदमी जो है वो वॉक करता हुआ इस बीम की तरफ, इस रॉप की तरफ जाएगा, इस बीम के ऊपर। तो अब ये कहें कि ये बीम है और ये कोई रॉप है, और तो इसके ऊपर जो वॉक करेगा एक आदमी, मतलब किसी ने इसके ऊपर वॉक करना है। वॉक करते हुए कितना डिस्टेंस जो है ये मतलब ये आदमी जा सकता है कि जिससे ये जो रोप है ये ब्रेक नहीं होगा। अब उसमें जो ये है कि ये डेफिनेटली यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप होना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगी। मतलब ये है कि ये जो आदमी है इसका अपना जो है वो वेट है 400 न्यूटन, इस आदमी का वेट है। तो ये आदमी जब इस बीम के ऊपर मूव करेगा तो इस बीम के ऊपर मूव करने पर ये इस बीम के अंदर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इस आदमी का जो वेट है वो एक्ट करेगा एज ए फोर्स। और फिर जब ये आदमी इस पे मूव करेगा तो इसकी जो वेट है, जो इसकी फोर्स है, जो इस पे एक्ट करेगी इस बीम के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और हम कह सकते हैं कि इस तरफ अगर वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो एक क्लॉकवाइज जो है रोटेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। और इसको बच्चों इसको अपोज करने के लिए जो इस आदमी के इस बीम के ऊपर मूव करने पर जो क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप होगा, उसको काउंटर करने के लिए दूसरा टॉर्क जो है वो इस तरफ से प्रोड्यूस होगा, जो इस रोप की टेंशन की वजह से या सपोर्ट की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो जिस वक्त बच्चों ये दोनों टॉर्क्स जो है ये देखें ये प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, तो आदमी जब इस बीम के ऊपर मूव करेगा तो वो इस बीम को प्रेस करेगा डाउनवर्ड, जिसकी वजह से ये बीम में जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा डाउनवर्ड। और उसको ओपोज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए फिर ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये रोप,
और उसमें जो टेंशन है वो अप इस तरफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी। तो जब तक ये दोनों बैलेंस रहेंगे तब तक तो ये बीम जो है वो स्टेबल रहेगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। जब तक सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो नेट फोर्स जो है, नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो रहेगा, उस वक्त तक ये बीम जो है ये स्टेबल रहेगा। और अगर नेट टॉर्क जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा तो डेफिनेटली फिर ये बीम जो है ये गिर जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है ये टूट जाएगी, इसमें जो भी है कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो ये इसका ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसका ताल्लुक हमारे टॉपिक से जो भी हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको पढ़ा। ठीक है, अब जो ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए इसमें ये देखने के लिए अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आदमी है ये इस बीम पर जब मूव करेगा, इस डायरेक्शन में वॉक करेगा, तो कितना डिस्टेंस जो है इस बीम के ऊपर मूव कर सकता है एज लॉन्ग एज द बीम इज़ इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कितना डिस्टेंस मूव कर सकता है, और इस बीम की जो टोटल लेंथ है वो 6 मीटर है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए 0 मीटर ये मूव करता रहेगा, तो हाउ मच डिस्टेंस इट मूव्स ऑन द बीम सो दैट द बीम स्टेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो वो डी जो है वो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, और वो डिस्टेंस होगा जहाँ पर जाकर ये रुके और पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस पर हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके ये डी जो है ये फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो ये है कि इसकी जो फोर्स डायग्राम है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो एक डायग्राम जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है हमारे। अब दूसरी डायग्राम जो है उसको जो हम लोग जो है वो बना सकते हैं फॉर मतलब इसकी कैलकुलेशन के लिए। तो अब ये जो हमारे पास जो है लेट्स से दूसरी डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं कि ये हमारे पास लाइन जो है ये बीम को शो करती है। ठीक है, ये बीम जो है 6 मीटर, उसको हम इस लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें ये जो रोप है हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की, अब उसको जो है 400 न्यूटन फोर्स से हम शो करते हैं कि जो यहाँ से फोर्स जो है ये अप्लाई होगी। तो 400 न्यूटन जो है ये मतलब फोर्स इस तरफ से अप्लाई होगी, 400 न्यूटन इधर से मतलब अपवर्ड होगी अप्लाई इस तरफ, ये रॉप की तरफ। उसके बाद ये जो बीम है ये जो इसका अपना वेट है विच इज़ 200 न्यूटन, वो बिल्कुल इसके सेंटर पे जो है वो एक्ट करेगा। बिल्कुल यूनिफॉर्म बीम है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो 200 न्यूटन है वो यहाँ पे एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये वाला जो है ये पॉइंट ए है हमारे पास, और ये जो आदमी है लेट्स से जो ये मूव करता हुआ इस पोजीशन पर पहुँच गया, जस्ट रैंडमली हम एज्यूम करते हैं कि ये इस पोजीशन पर है जहाँ पर अब इसका वेट जो है उसको तो हम शो करेंगे 400 न्यूटन से। तो इसका वेट जो है वो 400 न्यूटन है, और इस आदमी का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेट्स से कि हाउ मच डिस्टेंस दिस मैन हैज़ मूव्ड ऑन द बीम, ये डिस्टेंस जो हम ले लेते हैं डी। ठीक है, इस बीम की ये जो हॉरिजॉन्टल बीम है इसकी टोटल लेंथ जो है वो 6 है, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ से 3 मीटर होगी इसकी लेंथ सेंटर से, और इस तरफ को भी इसकी जो लेंथ होगी ये 3 मीटर ही होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म बीम है, 6 मीटर लेंथ है, तो सेंटर में ये 200 न्यूटन एक्ट करेगी फोर्स, और 3 मीटर इधर से और 3 मीटर जो है वो इस तरफ से ये लेंथ बन जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब है जो पूरे सिस्टम में हमारे पास जो है इस वक्त वो 3 फोर्सेस हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। फोर्स प्रोड्यूस्ड सपोर्टेड बाय रोप, ठीक है, वहाँ से जो फोर्स आती है दैट इज़ 400 न्यूटन जिससे बीम सपोर्ट होगा, और 200 न्यूटन इस बीम का वेट है, और 400 न्यूटन इस आदमी का वेट है। तो यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम ये कहते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं, तो यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अब इसमें जो हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क हम देख लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो है वो देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो है वो पॉजिटिव हैं और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव है। तो ये जो 400 न्यूटन है ये जो इस तरफ को जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी ये फोर्स विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, इसमें जो अब ये है कि ये जो टॉर्क हमने लेने हैं इसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट हमने लेना है वो कोई भी चूज़ कर सकते हैं, रैंडमली कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को ए जो है वो चूज़ कर लेते हैं। ये जो पॉइंट ए है इसके रेफरेंस से हम सारे टॉर्क्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टॉर्क में हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए एक में जो फोर्स होनी चाहिए, और दूसरा उस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए पाइवोट पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट तक। तो ये जो 400 न्यूटन फोर्स है ये जो हमारे पास 400 न्यूटन फोर्स जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है ये प्रोड्यूस करेगी। तो इसको डायरेक्ट जो है अभी पता है रूल का, तो इस पर अप्लाई कर देते हैं हम। तो इस तरह जो हम लिखते हैं कि 400 मल्टीप्लाइज 6, ठीक है, सो दैट विल गिव अस काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। 400 जो है दैट इज़ द फोर्स
विच इज़ प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और इस टॉर्क का या इस लाइन का या ये जो फोर्स है 400 न्यूटन, इसका ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द बीम विच इज़ 6 मीटर्स। तो 400 टाइम्स 6 माइनस, उसके बाद हम देखेंगे जो माइनस मैंने इसलिए यूज़ किया कि ये जो दोनों फोर्सेज हैं 200 एंड 400 न्यूटन, ये प्रोड्यूस करेंगी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। ये इस बीम को इस तरफ को रोटेट करवाएंगी, जैसे मैंने कहा है। दोनों की वजह से बीम जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, मूव करेगा, डाउनवर्ड आएगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा। तो अब इसमें जो अगर हम देखें 200, तो पहले अगर मैं 200 देखूँ तो 200 जो फोर्स है इसका जो ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ 3, राइट। इसको लिख लेते हैं, और ये नेगेटिव इसलिए कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। फिर नेगेटिव साइन 400 न्यूटन के लिए, तो यहाँ पे बच्चों 400 आएगा टाइम्स, अब 400 फोर्स जो है ये इस आदमी का वेट है, और इसका आदमी का जो डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है कि हाउ मच दिस मैन हैज़ मूव्ड डी डिस्टेंस, ठीक है, उसको लिया है। और इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0। तो ये जो कंडीशन बनी है दैट कंडीशन इज़ एक्चुअली द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ 0। अगर नेट टॉर्क जो है वो 0 के इक्वल है तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि ऑब्जेक्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इसको जो सॉल्व करते हैं, 2400 माइनस 600, और यहाँ पे जो हमारे पास आएगा नेगेटिव 400d इक्वल 0, तो दैट इज़ 1800 माइनस 400d इक्वल 0। तो यहाँ से जो 400d जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1800, सो d विल बी इक्वल्स टू 1800 ओवर 400, सो दैट विल गिव अस 4.5 मीटर। तो d मस्ट बी इक्वल्स टू 4.5 मीटर। इसका मतलब है बच्चों कि ये जो आदमी है वो इस बीम के ऊपर 4.5 डिस्टेंस मूव करेगा, 4.5 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा, तो दैट इज़ द लिमिट कि वहाँ तक इसका जो इक्विलिब्रियम है वो रहेगा, स्टैब्लिश रहेगा। अगर इससे ज़्यादा मूव करता है तो फिर जो है टॉर्क्स जो है वो इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये वाला टॉर्क जो काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क्स इक्वल नहीं रहेंगे, तो मतलब कि क्लॉकवाइज टॉर्क ज़्यादा हो गया तो फिर वो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम की कंडीशन फेल हो जाएगी, और ये सिस्टम जो है वो पूरा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है। तो दैट वाज एग्जांपल प्रॉब्लम 2.8। ऑलराइट बच्चों, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, दूसरी एक और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं, एग्जांपल प्रॉब्लम 2.9। इसको रेज कर लें। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क जो है, इससे इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ये जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें जो है वो हमें पता होना चाहिए कि टॉर्क जो है बेसिकली उसकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। और एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पता हो, टॉर्क का फॉर्मूला पता हो, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये प्रॉब्लम है हमारे पास 2.9। अ बॉय वेइंग 300 न्यूटन इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड 4 मीटर इन लेंथ। द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन। फाइंड द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय पेडेस्टल्स ऑन द बोर्ड। ये बच्चों एक डाइविंग बोर्ड है, ये कोई बॉय यहाँ पे खड़ा है, ये एक डाइविंग बोर्ड है, कुछ हाइट है इसकी, यहाँ से बच्चा जो है ये मतलब यहाँ से मतलब जंप करेगा पानी में, जो भी सिचुएशन, ये डाइविंग बोर्ड है बेसिकली। ये इसके पेडेस्टल्स हैं जहाँ पे इसको सपोर्ट किया गया है इस डाइविंग बोर्ड को, ये बेसिकली डाइविंग बोर्ड है, ठीक है। तो ये जो एक सिचुएशन जो है डाइविंग बोर्ड में, ये डाइविंग बोर्ड बना हुआ है, और इसमें ये दो पेडेस्टल्स ए बी इसके सपोर्ट, और ये बॉय यहाँ पे खड़ा है। तो इसने बच्चों यहाँ पे जंप करेगा, इसमें ये जो भी सिचुएशन इसमें बनेगी, तो हमें ये फाइंड करना है कि अगर ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ये बॉय यहाँ पे, तो फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है उसको फुलफ़िल करना है इस सिचुएशन में कि ये लड़का यहाँ पे खड़ा हो, इस एज पे खड़ा हो यहाँ पे, और उस वक्त ये जो डाइविंग बोर्ड है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो उस केस में जो फोर्सेस एक्सर्टेड बाय पेडेस्टल्स ऑन द बोर्ड, कि ये जो ए और डी पेडेस्टल्स हैं इन पर यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट होगी इस बॉय के, इस बच्चे के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, वो फोर्सेस क्या होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बच्चा खड़ा है तो इसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अपेरेंटली ये है कि इस बोर्ड को, डाइविंग बोर्ड को ये डाउनवर्ड पुश करेगा, तो उसकी वजह से कुछ इस तरफ को ये बोर्ड जो है वो रोटेट होने की कोशिश करेगा, विच इज़ क्लॉकवाइज। और फिर डेफिनेटली इस क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए ये जो पेडेस्टल्स हैं ये भी कुछ फोर्स लगाएंगे, कोई रिएक्शन फोर्स इसको ऐसी प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से इस डाइविंग बोर्ड का जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हुआ इस लड़के की वजह से वो बैलेंस हो।
उसका काउंटर हो, ताकि टोटल जो सम ऑफ टॉर्क है वो ज़ीरो रहे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, अब बॉय यहाँ पे खड़ा है, लड़का यहाँ पे खड़ा है, डाइविंग बोर्ड अपनी जगह पे मौजूद है, लड़का यहाँ पे खड़ा है, और उसकी वजह से पेरेंटली हमें नज़र भी आ रहा है कि एक टॉर्क जो है वो बन रहा है जिस बोर्ड को नीचे पुश कर रहा है। तो बोर्ड जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। इट मींस के यहाँ पे जो है वो हमें फाइंड करना है कि इस तरफ से कितनी रिएक्शन फोर्सेस प्रोवाइड की गई पेडेस्टल्स की तरफ से, जिसकी वजह से इसका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहा और ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ जिसकी जो इस टॉर्क को बैलेंस करेगा और नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों इसकी जो डायग्राम है, जो फोर्स डायग्राम होती है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, और उस फोर्स डायग्राम के बाद हम इसको फर्दर जो है वो देखते हैं। तो सारी फोर्सेस को हम यहाँ पे शो करेंगे। लेट्स से जो दिस इज़ ड्राइविंग बोर्ड, और इस ड्राइविंग बोर्ड पर इस तरफ जो है ये R1 हम ले लेते हैं, फोर्स प्रोवाइडेड बाय दिस पेडेस्टल A1 और फिर यहाँ पे एक दूसरा जो है फोर्स है, एक दूसरी, दैट इज़ R2 ले लेते हैं, जो कि इस D पेडेस्टल की तरफ से है, और दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो 1 है फिगर में गिवन। और इस ड्राइविंग बोर्ड जो है उसका वेट जो है जो हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 200 न्यूटन वेट ऑफ द बोर्ड। वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है बोर्ड, तो उसको इस तरफ नीचे की तरफ हम ले लेते हैं। दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट D, दिस इज़ पॉइंट C, और ये जो इसका वेट होगा यहाँ पे डाइविंग बोर्ड का, दैट इज़ 200 न्यूटन। और इस बॉय का जो वेट है उसको भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम यहाँ पे लेते हैं, और इसका वेट जो है दैट इज़ 300 न्यूटन। तो ये है जो हमारे पास सिचुएशन। R1 फोर्स है, R2 है, 200 न्यूटन और 300 न्यूटन। अब इनको हम जो है बच्चों इस पर हम कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे, और उसमें हमारे पास ये जो D और C है इसके दरमियान भी जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर, और ये लेंथ जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 मीटर। टोटल इसकी लेंथ जो है इस पूरे बोर्ड की वो 4 मीटर है, 1 मीटर सेंटर और इधर 2 मीटर। तो 300 को अगर हम देखेंगे तो 300 जो फोर्स है उसका टोटल जो डिस्टेंस बनेगा दैट विल बी 3 मीटर्स, ये 2 मीटर और ये 1 मीटर। अब यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट जो है वो इसके एक्सिस या रेफरेंस एक्सिस लेना है, हमने रेफरेंस पॉइंट लेना है, और उस रेफरेंस पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टॉर्क जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें अब जो क्लॉकवाइज टॉर्क हम देखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम इस पे कंडीशन जो है वो लगा देते हैं। अब D जो है यहाँ पे बच्चों इसको हम लेंगे एज ए रेफरेंस या एज ए एक्सिस पॉइंट, इसके अराउंड हम सारे टॉर्क्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसमें हम देखते हैं कि पहली जो है इसमें दोनों कंडीशंस जो है ये हम लोग बच्चों यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने अब यहाँ पे फाइंड करना है व्हाट इज़ R1 एंड R2। ठीक है, R1 एंड R2 दोनों की वैल्यूज़ जो हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए जो R1 और R2, अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों की वैल्यूज़ जो है वो किस तरह से बनते हैं। तो इस पे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। तो हम देखते हैं सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो लेंगे यहाँ पे। और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो क्या होता है कि समेशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो और समेशन एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब या यूँ कहते हैं समेशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या जिसमें समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल, नो फोर्स इज़ एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे समेशन एफ ऑफ वाई। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये होगा कि अपवर्ड फोर्सेस जो हैं दैट आर पॉजिटिव, डाउनवर्ड आर नेगेटिव। तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्सेस जो हैं दैट इज़ R1 प्लस R2, और माइनस यहाँ पे आएगा हमारे पास 200, माइनस आएगा हमारे पास 300, एंड द सम मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास R1 प्लस R2 माइनस 500 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास R1 प्लस R2 बिकम्स 500। यहाँ पे पहला आंसर जो है दैट इज़ R1 प्लस R2 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 500। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो क्या है बच्चों कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स या नेट टॉर्क्स मस्ट बी
ज़ीरो। उसमें जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको देख के एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जो अगर देखें डी के पॉइंट से, तो सबसे पहले अगर R1 को देखें तो R1 जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। सो R1 की वजह से क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, तो हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव R1, और इस R1 को अगर D से इसका डिस्टेंस देखें तो ये जो बनता है 1, ठीक है। सो नेगेटिव R1 इंटू 1, ये जो वो टॉर्क होगा जो R1 की वजह से प्रोड्यूस होगा इस D एक्सिस के अबाउट, ठीक है। दूसरा बच्चों, जब हम R2 को देखते हैं तो R2 की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि R2 जो है ये इसी एक्सिस से, रेफरेंस एक्सिस या पाइवोट पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ पे इसका जो मूवमेंट आर्म है या जो इसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर फ्रॉम एक्सिस, वो ज़ीरो है यहाँ पे, तो इसलिए R2 का जो टॉर्क है वो ज़ीरो होगा। उसके बाद अगर C पे हम देखें, जो बोर्ड का वेट है 200 न्यूटन, ये जो वेट है दैट इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज टॉर्क, तो इसके साथ भी जो माइनस हम लिखेंगे 200 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, दैट इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद जो हम देखते हैं 300, तो 300 इज़ एक्चुअली ऑल्सो प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज टॉर्क, इस डायरेक्शन में आएगा इसमें। तो 300 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 300, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिस्टेंस से, इस पॉइंट D से, तो D से जो 300 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ एक्चुअली 3 मीटर्स, एंड ऑल दिस सम इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ये सिचुएशन बनी कि -R1 -200 -900 इक्वल 0। सो दिस गिव्स अस -R1 -1100 इक्वल 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि R1 जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू -1100 न्यूटन या -1.1 किलो न्यूटन। ये देखें बच्चों, यहाँ पे एक नई चीज़ जो है ये हमें पता चली कि R1 जो है दैट इज़, तो इसको दोबारा से ज़रा लिखते हैं, -1100, ठीक है, -1100 न्यूटन। तो यहाँ से बच्चों हमें ये भी पता चला कि एक्चुअली जो R1 है, जो कि रिएक्शन है उस पेडेस्टल का जिसने इसको सपोर्ट किया है, उसमें -1100 का मतलब ये है बच्चों कि बाज़ औक़ात हमारी जो एजम्पशन है, ये कंडीशन उस एजम्पशन को भी करेक्ट कर देती है, ठीक है। किस तरह से हमने एज्यूम किया था कि जो R1 है जो कि इस A पॉइंट के ऊपर इस डाइविंग बोर्ड का नॉर्मल रिएक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। हमने ऐसे एज्यूम किया कि R1 इज़ एक्टिंग अपवर्ड, R2 इज़ एक्टिंग अपवर्ड। तो इसकी जो सोल्यूशन जब हमने किया, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जब हमने अप्लाई की, तो हमें R1 की वैल्यू -1100 न्यूटन मिली, विच मीन्स कि हमारी जो अजम्पशन थी कि जब हमने R1 को अपवर्ड डायरेक्शन में लिया था वो दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। मैग्नीट्यूड उसका R1 का 1100 ही है, लेकिन आपने जो उसकी डायरेक्शन ली है उसको अपोज करें। मतलब इस केस में जो 1100 है वो मैग्नीट्यूड ठीक है, लेकिन R1 की जो अपवर्ड डायरेक्शन है ये अपवर्ड नहीं है, बल्कि R1 की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो किस तरफ है, डाउनवर्ड। यानी यूँ कह लें कि ये जो हमारा एक एक्सप्रेशन है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स का, ये हमें करेक्ट भी कर देता है किसी जगह पे कि हम बाज़ औक़ात कोई रॉन्ग डायरेक्शन लेते हैं तो वो उस डायरेक्शन को मैथमेटिकली करेक्ट करेगा कि इसकी डायरेक्शन ये नहीं होगी। जैसे बेटे यहाँ पे ये करेक्शन हुई कि जब ये बॉय जो है वो यहाँ पे एज पे जाके खड़ा होगा, तो जो A पर पेडिस्टल है ये एक्चुअली प्रेस डाउन, मतलब इसको प्रेस करना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या ये प्रेस होगा डाउनवर्ड 1100 न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ। तो डाउनवर्ड प्रेस होगा तो ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर हम एज्यूम करें कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में 1100, तो ये सही नहीं होगा, इससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ये यूँ कह लें कि इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए A पॉइंट पर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड ही होनी चाहिए, डाउनवर्ड पुश होनी चाहिए। तो इसमें आपको एडवाइस ये है कि आप लोग जनरल जो है जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है उनको फॉलो करते हुए तमाम स्टेप्स जो है उनको परफॉर्म करें। ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाएगी अगर हम अगर मैथमेटिकली हम ठीक जा रहे हैं, तो जो भी करेक्शन उस रिज़ल्ट में आएगी वहाँ से हमें पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये हमने यहाँ पे मिस्टेक किया कि ये एजम्पशन हमारी ठीक नहीं है। एक्चुअली R1 इस डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि R1 जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों जो R1 है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई -1100, और ये 1100 जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीज़ बच्चों हमें R2 फाइंड करना थी, तो R2 ये देखें हमने लिखा हुआ है R1 + R2, तो यहाँ से हम R2 की वैल्यू भी ले लेते हैं। तो R1 इज़ एक्चुअली -1100 + R2, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 500। तो हम क्लियरली यहाँ से जो कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो R2 है दैट इज़ 500 + 1100 विच इज़ 1600
न्यूटन, या जिसको बच्चों हम कह सकते हैं 1.6 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 1.6 किलो न्यूटन जो है यहाँ से इसकी कैलकुलेशन जो है वो हम कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ये थी एग्जांपल प्रॉब्लम 2.9 जो आपकी टेक्स्ट बुक के रेफरेंस है। जनरली ये एग्जांपल जो है ये डिस्कशन है कि किस तरह से हम टॉर्क और फोर्सेस की कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जांपल में बेसिकली दोनों कंडीशंस आ गई हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी डेफिनेटली मैंने लिखी है, R1 + R2 = 500। तो उसमें इसकी मदद से हम R1 और R2 हमने जो है वो कैलकुलेट करने थे। तो R1 + R2 = 500, ये कंडीशन अप्लाई की। फिर टॉर्क वाली कंडीशन अप्लाई की। तो इसमें बाई चांस आप एक और चीज़ नोट करें कि R1, 200 और 300 तीनों की वजह से जो टॉर्क्स थे वो जो बन रहे हैं क्लॉकवाइज। तो ये देखें, क्लॉकवाइज माइनस माइनस और फिर ये माइनस हमने किया था, तो तीनों क्लॉकवाइज थे। तो डेफिनेटली आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि कहीं पे कोई क्लॉकवाइज है तो कहीं पे कोई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी होना चाहिए जिससे सिस्टम बैलेंस रहे। तो इन दी एंड हमें ये पता चला कि ये जो 200 और 300 न्यूटन फोर्सेस हैं ये क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो बनाएंगी, इसको प्रेस करेंगी, इस बोर्ड को इस तरफ इस डायरेक्शन में लेके आएंगी। इसका वेट और इस बॉय का वेट जो है इसको डाउनवर्ड पुश करेगा, जिससे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और इस तरफ ये जो ए है, पेडिस्टल ए है, यहाँ पे जो R2 है, जो इसकी फोर्स है, यहाँ पे इसको प्रेस करना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिससे एक काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए इस डायरेक्शन में, जो इन दोनों टॉर्क्स को, जो क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं, उनको बैलेंस करेगा। तो इस यहाँ से बनने वाला काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क और इसके वेट और इस बॉय के वेट की वजह से बनने वाला क्लॉकवाइज टॉर्क, ये काउंटर क्लॉकवाइज और वो दोनों क्लॉकवाइज, दोनों जो सारे टॉर्क्स जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो फिर वहाँ से बच्चों ये सिस्टम जो है ये इस्टेब्लिश होगा इक्विलिब्रियम में। ऑलराइट बच्चों, सो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। यहाँ तक बच्चों आपका जो चैप्टर 2 है वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और तरह से मिसलेनियस जो भी हैं उन पर हम लेक्चर वीडियो बनाएंगे, उसको हम लोग जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो लेक्चर्स वीडियोस देखते रहें और अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।